वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी जो किताब मौज़ूअ बहस ला रही हूँ, उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये किताब को डिस्कस करना और उस वाक़े से रिलेट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हुआ ये कि मैंने ईद के दिन मेरे घर से कपड़े आए पाकिस्तान से, वो मैंने पहन के करीबी पार्क में जाके तस्वीर खींची। वो मैंने ट्विटर पे लगाया तो कुछ लोगों ने वो रीट्वीट करके कहा कि ये लोग तो बड़े गरीब है, जंगज़दा है, ये तो मज़लूम हज़ारा के मुकदमा लड़ते हैं, मज़लूम मीन्स गरीब है, तो इनके पास इतने कपड़ों के पैसे कहाँ से आए। चूँकि पाकिस्तान में जो मीडिया है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि हज़ारा जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ रहती है, वो लाशों पे बैठी होती हैं, उनकी जो किस्मत है वो सिर्फ स्याह चादरें हैं जिसमें वो बैठ के रोती है। उनको नहीं पता कि जो हज़ारा सोसाइटी है उसके अंदर क्या है। मैं ये करेक्शन बड़ा ज़रूरी है, ये कोई सुप्रीमेसी की बात नहीं है, मगर मीन है इससे कि मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ 99% गर्ल एजुकेशन है। गर्ल्स एजुकेशन और स्किल्ड एजुकेशन, वो ऐसा नहीं कि बस मैट्रिक कर दिया। हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी का जो तनासुब है वो बहुत विजिबल है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में डिस्पाइट द फैक्ट के एट्रोसिटीज़ है, अभी भी ऑपरेशन है औरत के बहुत सारी चीज़ों पर, मगर उससे हट कर वो काफ़ी लिबरेटेड है। वो अच्छी तालीम लेती हैं, मेहनत करती हैं, काम करती हैं, अपने अच्छे लिबास का इंतखाब करती है, और शायद कोयटा वाले इसको इंडोर्स करते हैं कि हमारी लड़कियां बड़े फैशन का सेंस रखती हैं। मगर चूँकि जो मीडिया ने हमें पोर्ट्रेट किया है कि हम लोग सिर्फ रोते धोते हैं, हमारे पास सिर्फ लाशें होती है, हम शायद कोयले के सिर्फ खान में काम करते हैं, और हमारे यहाँ जो मेहनत कश होता है, जो कोयले के कान में काम करता है, उनकी बेटियां भी ऑफिसर्स जैसे कपड़े पहनते हैं। वो इसलिए मेहनत करते हैं कि अपने बेटियों को अच्छे लिबास दे, इसलिए अपने हाथ उनके सख्त होते हैं, मगर वो उनके बच्चे अच्छी तालीम लेती है, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, ताकि जो इंसान की एक मोरालिटी है, जो जबर उन्होंने पास्ट में फेस किया, उनके बच्चे ना देखें। खैर, ये तो थी एक बात कि हमारे यहाँ जजमेंटल लोग कैसे हैं किसी के लिबास को लेके और किसी के सोच को लेके। इससे हटकर जब हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, अमूमन हमारे मुल्क पूरी दुनिया में एक तनाजुर ये भी है कि ये लोग जो है लिबरल फेमिनिज़म की बात करती है, और मुसलमान औरत का सवाल कहीं गायब हो जाता है, ये थर्ड वर्ल्ड औरत का। इस पर बहुत सारे एसेज और डिस्कशन भी है, और मैंने देखा है कि जो इजिप्शियन फेमिनिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इंडिया के जो फेमिनिस्ट्स हैं थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और जो ईरानी फेमिनिज़म है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मगर हालिया मेरी नज़र इस किताब पर पड़ी थी, इट्स नॉट अबाउट द बुर्का। ये मरियम ख़ान नामी ख़ातून ने लिखा है, ये इसने इसको कंपाइल किया है, एडिट किया है, और इसने 15 जो मकाले हैं, मज़ामीन हैं, वो मुख्तलिफ़ मुसलमान औरतों से ले कर के वो फेमिनिज़म को क्या देखती है, या वो फेमिनिज़म मुसलमान औरत की शिनाख्त में क्या है। चूँकि जब मगरिब में भी ऐसा होता है कि जब मुसलमान औरत का ज़िक्र होता है तो एकदम से जो पोर्ट्रे होता है वो ये होता है कि मुसलमान औरत सिर्फ बुर्का करती है। अगर मुसलमान औरत को बुर्के से आज़ादी दी जाए तो वो मुकम्मल आज़ाद हो जाएगी। अगर मुसलमान औरत का सबसे बड़ा ऑपरेशन या उसका जो सबसे बड़ा जबर है वो बुर्का है। तो ये जो किताब थी इतना कैची है, इतना अट्रैक्टिव कि मैंने कहा कि इसको पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है पढ़ना। और आप देख सकते हैं मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, और जब मैं इसके को पढ़ती गई, ये शायद 2-3 दिन की रीडिंग है, पढ़ती गई तो आप यकीन करें ऐसे लगा कि समथिंग जो गायब है। क्योंकि जो मुसलमान औरत है उसके बिहाफ पे हमेशा दूसरे बात करते हैं, इसी तरह जैसे हर कौम के बिहाफ पे कोई और बात करता है, वो खुद बात नहीं करते हैं। जब वो बात नहीं करते हैं तो उनका पैगाम, उनकी जो शिनाख्त है, उनका जो असल सोच है वो कहीं दब जाती है, गायब हो जाती है। तो उसी हवाले से उसने ये लिखा कि हम कभी जब मुसलमान औरत पे फेमिनिज़म की बात करते हैं तो हम क्यों मुसलमान औरत से उसका पर्सपेक्टिव
پرسپیکٹیو نہیں پوچھتے. تو یہ اتنا اچھا ہے. اس کا جو کیچی لائن تھا وہ یہ تھا کہ when was the last time you heard a Muslim woman speak for herself without a filter. کہ آپ نے کبھی آخری دفعہ کب سنا تھا کہ کوئی مسلمان عورت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بارے میں بات کریں. تو یہ جو کتاب ہے یہ 15 مضامین ہے. اس میں خاص بات کہ وہ کس طرح سے یہ مضامین میں عورتیں اپنے حجاب کے بارے میں بتاتے ہیں, حجاب نہ کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں, اپنی محبت, شادی, طلاق اس کو لے کر بات کرتے ہیں کہ ان کا فیمنزم میں کیا آئیڈینٹی ہے. اسی طرح جو کوئر آئیڈینٹی ہوتا ہے, کوئی لیسبین ہے, کوئی گے ہے, کوئی ٹرانسجینڈر ہے, ان کی کیا آئیڈینٹیز ہے اپنے جینس کے حوالے سے. اسی طرح جو ڈبل ان کو کیا کہتے ہیں, جو سماج ان کے اپنا معاشرہ اس کو ڈس اپروو کرتا ہے اپنے معاشرے میں, یعنی مسلمان معاشرے میں ان کو کتنی پیچیدگیاں دیکھنی پڑتی ہیں, اور مسلمان معاشرے سے باہر جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں, جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ مسلمان عورت کو اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں, ان کو ایک مخصوص شناخت دیتے ہیں کہ بس مسلمان عورت ہے تو حجاب ہے, تو کالا چادر ہے, اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص شناخت نہیں ہے. جو عموماً جو اسٹیریوٹائپنگ ہوتا ہے سوسائٹی میں, جو عورت مخالف نظریے ہوتے ہیں, پھر اسلامو فوبک جو لوگ ہوتے ہیں, جو کچھ لوگ جو ان سے صرف اس بنیاد پہ نفرت کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اس سب کو جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. دس از ہائیلی سجیسٹڈ بک. میں سب کے لیے ریکمینڈ کروں گی کہ یہ پڑھے. یہ 15 مضامین ہیں جو ہمیں مسلم عورت کے فیمنزم کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں ایک اتنا اچھا انٹرسٹنگ ایک کوٹیشن انہوں نے کہا کہ writing is dangerous because we are afraid of what the writing reveals, the fear, the angers, the strengths of women under a triple oppression. Yet that very act lie our survival because a woman rise her power and a woman with a power is feared. وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتون کو اپنا غصہ, اپنے خوف, اپنے ہر چیز, طاقت, ان سب کو جو ہے وہ لکھنا چاہیے, کیونکہ اس کا جو سروائیول ہے وہ اس کے لکھنے میں ہے. کیونکہ جب وہ لکھے گی تو طاقت حاصل کرے گی, اور جب وہ طاقت حاصل کرے گی تو بہت سارے لوگ اس سے ڈریں گے, کیونکہ طاقت میں خوف ہوتا ہے. اسی طرح وہ کہتی ہے کہ جب میں نے نوال السعدوی کی کتاب پڑھی اور مختلف ایجپشن فیمنسٹوں کی, تو کہتی ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ those books and that feminism were the start of my revolution. مطلب وہ کتابوں نے میرے انقلاب کے راہ میں نظریات کی بنیاد رکھی. What does such revolution look like? انقلابی نظریہ ایک مسلمان عورت کے نظر سے کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے a revolution is too loud, it defines, disobeys and disturbs patriarchy. The revolution swears too much, it tells racists and Islamophobes to fuck off and that you will never ally with them, and it tells misogynists, our men and other men, to fuck off that you will not shut up. Revolutions go too far. If your community is ready for them, then you are too late. You must challenge you must challenge your community. You must throw down the gauntlet of freedom to your community and dare to accept. Revolution are by to nature uncomfortable. They are meant to discomfort. How else would the status quo be overthrown? Revolution rattle the privilege and discomfort comfort of the complacent. They are never about the comfortable majority. Rather, it is always the minority, especially those who are caught up by the intersection of multiple oppression who instigate and inspire. یہ میں کتاب آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی, آپ لوگ سب پڑھیں اس کو. اٹس ناٹ اباؤٹ دا برقع. اور میں یہ کتاب ممکن ہے کہ بیجو اپنے کسی دوست کو پاکستان میں جو اس کا مترجم بھی کرے, اور آپ سب پڑھیں کہ
کہ ایک مسلمان عورت فیمنزم کو کس نظر سے دیکھتی ہے جب وہ ویسٹ میں رہتی ہے. تو میرے ساتھ رہے، میں نے بک ریویو واپس شروع کیا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سی کتاب مزید پڑھنی چاہیے. اسٹے سیف اینڈ بی ہیپی.